क्लोनिंग वेक्टर होते क्या हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, डीएनए की सीक्वेंस, डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं, आर द डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इन ए बैक्टीरियल सेल और एनी अप्रोप्रिएट होस्ट सेल भाई। यानी कि उस डीएनए के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके पास क्या होता है, एक ओ आर आई सेंटर होता है यहाँ पर। मान लो इसके पास क्या है, एक सीक्वेंस है जिसको बोलते हैं ओ आर आई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है। और ये जो वेक्टर होते हैं, दे कैन एम्पलीफाई ए सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल इनटू द मैनी कॉपी। यानी कि इस वजह से क्या होगा, ये एक सिंगल डीएनए, पहले आपने एक डीएनए, आपका जो डिजायर्ड जीन, मान लो आपका ये वाला डिजायर्ड जीन है, ठीक है ना, डिजायर्ड जीन है यहाँ पर, ये आपने इसमें इंसर्ट कर दिया और इस बैक्टीरिया को आपने होस्ट के अंदर ऐड कर दिया है। अब क्या होगा, ये जो प्लाज्मिड है या फिर जो वेक्टर है, हम इसको वेक्टर ही बोल लेंगे अब, ये जो वेक्टर है इसके पास इसकी जो रेप्लिकेटिंग पावर है, उस वजह से क्या होगा, ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा होस्ट के अंदर। और जब ये खुद रेप्लिकेट करेगा तो सिंपल सी बात है, जो डिजायर्ड जीन है इसका भी क्या बनेगा भाई, प्रोटीन बनेगा। और इस प्रोटीन की वजह से जो होस्ट में फिर जो करेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो पहले टाइप देख लेते हैं हम। तो टाइप आपके सिलेबस में प्लाज्मिड है नंबर 1, नंबर 2 है कोस्मिड आपके सिलेबस में, नंबर 3 पे बैक्टीरियोफेज है, नंबर 4 पे आपका बैक है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और नंबर 5 पे आएगा आपका यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भाई, इसको यैक बोल देते हैं। तो अब हम देखेंगे भाई कुछ इन वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज, यानी कि एक गुड वेक्टर आप किसको बोलोगे, ठीक है, या फिर कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ए वेक्टर, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है भाई, प्रॉपर्टी कह लो, ठीक है, या फिर कि कौन कौन से जो फीचर्स हैं अगर वो होंगे तो वो वेक्टर आपका गुड की कैटेगरी में आएगा भाई, यानी कि आप उसको यूज कर सकते हो। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए गुड वेक्टर, इट्स सुटेबल टू रेप्लिकेट ऑटोनोमसली, यानी कि यहाँ पर इसमें नहीं लिखा है, यस, यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट इसका वो ये आएगा कि जो वेक्टर होगा ना, वो होस्ट के अंदर जाके ऑटोनोमसली, मतलब अपने आप रेप्लिकेट कर सके। ये फर्स्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। दूसरा बता दिया कि इसके पास क्या होना चाहिए भाई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, यानी कि इसके पास क्या है, एक डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए एक साइट भी होनी चाहिए। अगर ये साइट होगी तभी ये जो प्लाज्मिड है या फिर जो वेक्टर है, ये होस्ट के अंदर इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। अगर ये ओ आर आई साइट नहीं होगी तो ये जो वेक्टर हमारा, ये होस्ट के अंदर जाके रेप्लिकेट नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट बता दिया इसमें, इसकी जो साइज है वो स्मॉल होनी चाहिए भाई, यानी कि साइज अगर 10 KB से या 10 KB के आसपास रहेगी, ठीक है, यानी कि ये KB स्टैंड फॉर किलो बेस पेयर, तो इससे साइज अगर कम रहती है या फिर इसके आसपास रहती है, ठीक है, तो वो वेक्टर क्या होगा, उसको आप गुड कैटेगरी में डाल लोगे। अगर साइज बड़ी है, मान लो साइज इससे मान लो 100 KB है, ठीक है, या फिर मान लो 500 KB है, तो जितनी ज्यादा साइज बड़ी होगी ना, उतना ज्यादा आपको इस वेक्टर को हैंडलिंग करने में दिक्कत आएंगी। मतलब पहले तो आपने क्या करना पड़ेगा आपको, जहां पर ये है, मान लो बैक्टीरिया में है ये, और उस बैक्टीरिया से सबसे पहले क्या करोगे, आपने इसको निकालना पड़ेगा। तो निकालने में अगर जितनी साइज बड़ी होगी, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि ये ब्रेक हो सकता है, मतलब इसको आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो साइज अगर बड़ी होगी तो प्यूरिफिकेशन और आइसोलेशन में ये जो वेक्टर है ये ब्रेक हो सकता है भाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है थर्ड ये पॉइंट। इसके बाद इसमें हम देखेंगे कि वेक्टर वही गुड की कैटेगरी में आता है जिसको अगेन आइसोलेट करना और प्यूरिफाई करना इजी रहता है, ठीक है, यानी जिसको आप इजीली आइसोलेट कर सको और प्यूरिफाई कर सको। उसके बाद वेक्टर के अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए भाई, यानी कि वो साइट्स जहां पर जो आपने हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, रेस्ट्रिक्शन आपके एंजाइम्स या फिर एंडोन्यूक्लीज एंजाइम्स, तो जितनी ज्यादा वेक्टर के अंदर क्या होंगी, ये साइट्स होंगी ना, उतना ज्यादा आप उस वेक्टर को कट कर सकते हो इन एंजाइम से, अलग अलग एंजाइम से। मान लो एक ही साइट है, फॉर एग्जांपल एक ही साइट है, फॉर एग्जांपल हिंद थर्ड के लिए, तो वो केवल हिंद थर्ड ही इस वेक्टर को ओपन कर सकता है, कट कर सकता है। अगर ज्यादा साइट होंगी तो obvious सी बात है, आप कोई भी एंजाइम ले लोगे और उससे आप इसको कट कर दोगे, ठीक है। तो obvious सी बात है, जितनी ज्यादा क्लोनिंग साइट्स होंगी उतना ज्यादा हम हमारे लिए इसको कटिंग में या फिर प्रोसेसिंग में इजी रहता है। तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स इज ए गुड साइंस ऑफ ए गुड वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्टेबल मार्कर जीन भाई, इस वेक्टर के पास
कुछ सिलेक्टेबल मार्कर जीन भी होने चाहिए जिनकी मदद से आप इसको सिलेक्ट करो, मतलब ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म के बीच में आप इनको डिस्टिंग्विश कर सको। तो फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में लिया था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स था, तो अगेन यहाँ पर AMPR लिखा हुआ है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। TETR यानी टेट्रासिलिन रेजिस्टेंस जीन। LCG LCZ यानी कि लैक्टोज जीन, जो कि बीटा गलेक्टोसाइडेज को सिंथेसाइज करता है। यानी कि ये क्या है, दे आर द सम काइंड ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर। अगर इनकी मदद से हम क्या करेंगे फिर, वेक्टर को ट्रांसफॉर्म के बाद सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म में डिफरेंशिएट करने के लिए हम इन वेक्टर की मदद लेते हैं, इन मार्कर की मदद लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, तो यहाँ पर जो अलग अलग वेक्टर हैं जो आपके सिलेबस में है, हमने उनको एक बार इकट्ठा ही एक टेबल फॉर्म में यहाँ पर दिखाया गया है। और इसके कुछ जो प्रिंसिपल फीचर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, इनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नंबर 1 पे वेक्टर आता है प्लाज्मिड भाई, आपके सिलेबस में प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड की क्या है, नेचुरल ऑकरिंग एंड मल्टीपल कॉपी प्लाज्मिड होता है ये, यानी कि नेचुरली आपको बैक्टीरिया के अंदर मिल जाएगा। ठीक है। साइज भी इसकी लगभग 10 KB के आसपास ही रहती है। और इसको हम यूज करते हैं सब क्लोनिंग में, डाउनस्ट्रीम मैनिपुलेशंस में, और मैनिपुलेशन में cDNA क्लोनिंग के अंदर, एंड एक्सप्रेशन एनालिसिस के अंदर। इसको इन सभी को हम वन बाय वन फिर आगे भी देखेंगे, ठीक है ना। अभी जो सिंपल एक टेबल फॉर्म में इन सभी की ये बता रखा है, खासकर इसकी बेसिक्स एंड इसकी साइज लिमिट्स। उसके बाद जो फेज होता है, तो अगेन फेज को हम लैम्डा फेज भी बोल देते हैं, या फिर बैक्टीरियोफेज भी, बैक्टीरियोफेज लैम्डा भी कह सकते हैं की बात है। इस फेज की एक टाइप होती है M13, यानी कि ये M13 क्या है, एक वेक्टर की टाइप है, जो कि क्या है, फेज है। फेज मतलब वायरस है। तो बैक्टीरियोफेज आपको पता है वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। साइज इनकी भी लगभग 5 से 20 KB के आसपास रहती है। इसको यूज करते हैं ज्यादातर जीनोमिक DNA लाइब्रेरी बनाने के लिए, जीनोमिक DNA क्लोनिंग के लिए। तो ये अगेन cDNA क्लोनिंग आपके सिलेबस में है आगे, और जीनोमिक लाइब्रेरी भी आपके सिलेबस में। तो अगेन इसको जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने में यूज करते हैं, या फिर cDNA क्लोनिंग में भी हम इसको यूज करते हैं। नंबर, ये सेकंड था। नंबर थर्ड पे आते हैं कोस्मिड भाई। तो कोस्मिड अगेन प्लाज्मिड होता है बेसिकली, और उसको हम कोस साइड ऐड कर देते हैं किसकी, बैक्टीरियोफेज की, यानी कि है तो वो प्लाज्मिड ही, लेकिन इसके साथ हमने इस बैक्टीरियोफेज की जो कोस साइट होती हैं, यानी कि कुछ सीक्वेंस है, कोस साइट मतलब कुछ स्पेशल सीक्वेंस है, उसको हमने क्या कर दिया है, इस प्लाज्मिड के साथ ऐड कर दिया है। तो ये क्या बन गया आपके पास, कोस्मिड बन गया है। साइज इसकी लगभग 30, ये साइज ऑफ लिमिट है भाई, यानी कि 35 to 45 KB। इस सेगमेंट को आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो, इतनी साइज का जो फ्रेगमेंट होगा ना वो इसमें आप ऐड कर सकते हो। इसको भी हम यूज करते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने में। इसके बाद भी नेक्स्ट है हमारे पास, नंबर 4 की कैटेगरी में आता है ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है। नंबर 4 हमारे पास बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द इकोलाई फर्टिलिटी फैक्टर प्लाज्मिड। तो अगेन इस, ये अपने अंदर 150 से 300 KB का जो सेगमेंट होता है ना, इसको इंसर्ट कर सकता है। एनालिसिस ऑफ द लार्ज जीनोम, तो अगेन इसको हम यूज करते हैं लार्ज जीनोम की एनालिसिस के लिए। तो जितने इससे नीचे हम आते जाएंगे ना, उनकी साइज बढ़ती चली जाएगी भाई। तो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स है, इसको अगेन ये जो यीस्ट होता है सैक्रोमाइसिस सिरवेसिस, इससे ये आइसोलेट किया जाता है। ठीक है। और इसकी अंदर भी हम जो 100 से 1000 KB का या फिर 1 MB का जो सेगमेंट है वो इसमें इंसर्ट करके, और इसको भी हम यूज कर सकते हैं लार्ज जीनोमिक एनालिसिस के लिए। और ट्रांसजेनिक माइस के अंदर भी इसको यूज करते हैं। यस। प्लाज्मिड पे आते हैं। तो प्लाज्मिड में इसमें क्या है कि आपने जो प्लाज्मिड है भाई, इसके बारे में बताना। तो प्लाज्मिड की एक टाइप है PBr322, यानी कि ये क्या है, प्लाज्मिड की एक एग्जाम्पल कह लो या फिर टाइप है भाई ये। तो P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, BR स्टैंड, सबसे पहले इनको इसको बनाया था या फिर आइसोलेट किया था बोलीवर एंड रोड्रिग्यूज ने। एंड 322 डिस्टिंग फ्रॉम द लेबोरेटरी, यानी कि लैब का नंबर है, यानी कि जिसे हम करते हैं ना भाई, 1 वैरायटी, सेकंड वेरिएंट, थर्ड वेरिएंट, फोर्थ वेरिएंट, इस तरीके से। जो 322 है यकीन ये एक वेरिएंट नेम है। तो जो पहले प्लाज्मिड के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे इसमें कंटेंट है नहीं, तो पहले हम प्लाज्मिड के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो जो प्लाज्मिड क्या होते हैं, अगेन दे आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड डबल स्टैंडर्ड क्लोज्ड एंड सर्कुलर DNA भाई।
तो यहाँ पर ये जो वर्ड मैंने बोले हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, उसके बाद है डबल स्ट्रैंडेड, तो डीएस डबल स्ट्रैंडेड, क्लोज है, एंड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर, ये आपको बैक्टीरिया में मिलता है, प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। इसके बाद आपने इसमें बताना है कि इसके कुछ प्लाज्मिड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर फीचर्स, ये आपकी बुक में लिखे हुए हैं स्लाइड में, यहाँ पर स्लाइड मैंने, स्लाइड में नहीं है, चलो फिर भी मैं आपको वैसे बता देता हूँ। तो अगेन इसको, इसकी कुछ जो फीचर्स हैं वो नंबर वन पे आएगा कि हम इसको इजीली आइसोलेट कर सकते हैं सेल से भी, यानी कि इसको आइसोलेशन इजी रहता है इसका, आइसोलेशन इजी है। नंबर दो पे क्या है, इसके पास क्या है भाई, इसके पास एक रेस्ट्रिक्शन साइट है, इसके पास क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन साइट है, यानी कि केवल यहाँ पर जो प्लाज्मिड है इसमें केवल एक रेस्ट्रिक्शन साइट होती है जहां से हम इसको एक पर्टिकुलर एंजाइम से कट कर सकते हैं। नंबर थर्ड पे आएंगे हम इसमें, इंसर्शन ऑफ वन लीनियर मोलिक्यूल डज नॉट अल्टर द इट्स रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी, यानी कि अगर यहाँ पर हम इस प्लाज्मिड में एक डिजायर्ड जीन ऐड कर देते हैं ना, तो इसकी वजह से क्या है, इस प्लाज्मिड की कोई प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता है। इसके बाद नंबर फोर्थ है, दे कैन री इंट्रोड्यूस इनटू द बैक्टीरिया सेल, यानी कि यहाँ पर हमारा डिजायर्ड जीन डालने के बाद हम इसको वापस होस्ट के अंदर या फिर वापस बैक्टीरिया के अंदर भी हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद है, दे डू नॉट ओकर इन द फ्री नेचर, यानी कि जो प्लाज्मिड है ना, ये नेचर में आपको फ्रीली नहीं मिलेंगे, मतलब ये आपको बैक्टीरिया के अंदर ही मिलते हैं। साथ में ही प्लाज्मिड के पास क्या है, जो कॉपी नंबर होता है, यानी कि कितने अपने आप को प्लाज्मिड अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है, जो कॉपी नंबर इसको बोलते हैं, यानी कि स्पीड कह लो एक तरीके से, जो कॉपी नंबर है ये भी यहाँ पर हाई रहता है अभी। और इसके पास खुद का क्या है, ओ आर आई होता है, तो यहाँ पे खुद का ओ आर आई है। तो देखो ये जो फीचर्स मैं बोल रहा हूँ, ये सारे फीचर्स आपको किसमें मिलेंगे, आपको पीबीआर 322 में मिलेंगे। तो आपसे एग्जाम में अगर मान लो प्लाज्मिड के फीचर्स पूछता है तो आप पीबीआर 322 के लिख सकते हो, या फिर पीबीआर 322 के लिख बोल पूछता है तो आप प्लाज्मिड के लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पीबीआर 322 है इसका ये डायग्राम है, इसकी जो साइज बता दी, ये टोटल लेंथ है इसकी 4363 बेस पेयर भाई। अब थोड़ा ये टेक्निकल सा हो जाएगा, आपको थोड़ा जो कंसेप्ट है वो थोड़ी इसमें याद रखने पड़ेंगे। तो पीबीआर 322 क्या है, एक मॉडिफाइड प्लाज्मिड है जिसको लैब में बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेस देन 10 KB का जो सेगमेंट है उसको अपने अंदर इंसर्ट करके और मल्टीप्लाई करा सकता है। इट कैरीज द टू सेट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है और टेट्रासिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो कि रेड वाला इन्होंने बना रखा है, और टेट्रासिलिन रेजिस्टेंस जीन जो कि ग्रीन वाला बना रखा है। ठीक है, इसके पास क्या है, एक ओ आर आई है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें ये यहाँ पर इन्होंने ओ आर आई बना रखा है। फोर्थ फीचर इसका, इट कंटेन सम रेस्ट्रिक्शन साइट्स, भाई इसके पास क्या है, देखो प्लाज्मिड के पास क्या था, एक रेस्ट्रिक्शन साइट थी, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड थी, बट ये क्या है, मॉडिफाइड वर्जन है, तो इसके पास क्या है, जो प्लाज्मिड साइट्स हैं वो ज्यादा है। फॉर एग्जांपल ये आपकी हिंद थर्ड है, इकोराई है, आप कह सकते हो SAL1 है, BAMH1 है, सेल 1 है, ये सारी सारी क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो रेस्ट्रिक्शन साइट का नंबर है वो इन्होंने मॉडिफाई करके लैब में बढ़ा दिया है। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका, इट हैज अगेन रीजनेबल हाई कॉपी नंबर, यानी कि कॉपी नंबर इसके अंदर भी क्या है, ज्यादा है। तो नॉर्मली 15 मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स, बट नंबर कैन बी इंक्रीज अप टू द 1000 टू द 3000 में। तो यहाँ पर ही बता दिया कि एक जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्म सेल है इसके अंदर इनका नंबर 15 नॉर्मली आसपास रहता है, लेकिन इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हो, लगभग 1000 से लेकर 3000 तक नंबर इनका कर सकते हो। तो ये थे किसके फीचर्स, PBR 322 के। तो आपसे एग्जाम में प्लाज्मिड पूछता है या फिर PBR 322 पूछता है, तो आप ये फीचर्स यहाँ पर लिख सकते हो भाई। ठीक है, इसके अलावा एक दो पॉइंट और भी रह गए इसमें, वो आप अपनी बुक से देख के इसको ऐड कर लोगे। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो फिर से। नो सर। ठीक है,
इसके बाद हम आगे आते हैं तो अगेन ये वही बता रखा है। तो अगेन जो PBr 322 है बेसिकली, इसके अंदर लगभग तीन डिफरेंट, यानी कि इसको बनाया कैसे गया है, इसको बनाया गया तीन डिफरेंट जो नेचुरली ऑकरिंग प्लाज्मिड्स हैं उनको लेकर, यानी कि मान लो एक प्लाज्मिड था, दूसरा था, तीसरा था, ठीक है ना, उन तीनों को लेकर उन तीनों को मिक्स करके एक नया प्लाज्मिड बना दिया जिसका नाम रख दिया इन्होंने PBr 322। ठीक है, तो ये जो तीन प्लाज्मिड थे, इनमें से इनके कुछ नाम है, लाइक फॉर एग्जांपल ओरिजिनली रिसाइडेड ऑन द प्लाज्मिड R1। तो नंबर 1 था हमारा प्लाज्मिड R1, इससे इन्होंने लिया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, उसके बाद जो प्लाज्मिड की वैरायटी थी R6 एंड R5, इन्होंने इससे निकाला टेट्रासिलिन रेजिस्टेंस जीन। और उसके बाद ये जो PMB1 प्लाज्मिड था, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है, इससे इन्होंने लिया ORI। तो इन तीनों के जो सेगमेंट है वो निकाल ले, इस तरीके से आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, और एक कंप्लीट प्लाज्मिड बना दिया। इसका नाम रख दिया इन्होंने PBr 322। और साथ में यहाँ पर इन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं उनको भी यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि भाई अगर मान लो आपने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए आपने PBr 322 अगर आप ले रहे हो, तो आप किस तरीके से इसको यूज करोगे। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर देखोगे नॉर्मली जो वेक्टर है आपको इस तरीके से दिखाई देगा, जिसमें क्या है भाई, ये आप कह सकते हो टेट्रासिलिन रेजिस्टेंस जीन है, ये ग्रीन में लिखा हुआ टेट्रासिलिन रेजिस्टेंस जीन क्लस्टर। ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन क्लस्टर है यहाँ पर हमारा। तो अगेन इसके पास क्या दोनों है, जो सिंपल ये अलग चीज है, ये नॉर्मल सेगमेंट है, ठीक है, ये इसकी लेबलिंग नहीं है। मेरे का इसमें लेबलिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि इस नेचुरली वेक्टर के अंदर PBr 322 के अंदर यहाँ पर क्या है, दोनों साइड इंटेक्ट है, और यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्ट साइड भी इन्होंने एक लेबलिंग की हुई है। लेकिन जब हम इसमें क्या डालेंगे, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डाल देंगे भी। तो अगेन मान लो जो BAMH1 साइट है, इसको हम ओपन करेंगे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर साइट से, तो ये ओपन हो जाएगी, यहाँ से इसको कट कर देंगे और ये सेगमेंट निकल जाएगा इसका। कट होने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, इस साइट के ऊपर हम जो हमारा डिजायर्ड जीन्स है हमने वो यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इसमें चेंज क्या हुआ है, एक तो क्या चेंज हुआ है भाई, इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन तो ऐसे कैसा, इसमें कोई चेंज नहीं किया, लेकिन हमने क्या किया, हमने टेट्रासिलिन जो रेजिस्टेंस जीन क्लस्टर था ना, इसको ब्रेक कर दिया है, इसको तोड़ दिया है, और इसके बीच में हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर ऐड कर दिया है। इस वजह से क्या हुआ है कि ये जो टेट्रासिलिन रेजिस्टेंस जीन था, ठीक है, ये अब काम नहीं करेगा भाई, इट बिकम नॉन फंक्शनल। और अब ये जो प्लाज्मिड है रिकॉम्बिनेंट जो हमने बनाया है, ये क्या रहेगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो है लेकिन टेट्रासिलिन सेंसिटिव हो जाएगा, मतलब टेट्रासिलिन में इसकी डेथ हो जाएगी। लिया नॉर्मल वेक्टर लिया भाई, ठीक है, लेकिन हमारा काम क्या, हम वेक्टर क्यों लेते हैं, ताकि हमारा जो डिजायर्ड जीन है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, उसको हम इस वेक्टर में ऐड कर दें, और फिर ऐड करने के बाद इसको हम होस्ट के अंदर डाल दें, और होस्ट के अंदर फिर जो डिजायर्ड जीन थे इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें देखने को मिले, इसलिए करते हैं हम। ठीक है, लेकिन जब हम इसमें जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जो टेट्रासिलिन रेजिस्टेंस जीन क्लस्टर था जो कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक है, ग्रीन जो लेबलिंग की हुई है, ये पूरा क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका टेट्रासिलिन रेजिस्टेंस जीन क्लस्टर है। यानी कि इस सेगमेंट में, इस पूरे पोर्शन में टेट्रासिलिन रेजिस्टेंस जीन है, और इसी सेगमेंट में क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन साइट भी है। ठीक है, इसका नाम है BAMH1। तो ये अगेन ये क्या है, ये एक रेस्ट्रिक्शन साइट है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने रेस्ट्रिक्शन साइट को कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया, और इस साइट को यहाँ से हमने रिमूव करा दिया। फॉर एग्जाम्पल इतना सेगमेंट हमने इसको रिमूव करा दिया, ये वाला पोर्शन रिमूव करा दिया। तो रिमूव कराने बाद ये जो वेक्टर था आपका, ये आपको ऐसे दिखाई देगा ओपन, क्योंकि ये साइट तो हमने रिमूव करा दी है, वो ओपन है ये। अब इस ओपन सेगमेंट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने जो डिजायर्ड जीन है वो यहाँ पर ऐड कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो जब आपने यहाँ पर इस सेगमेंट में डिजायर्ड जीन को इंसर्ट किया है, तो इससे हुआ क्या है कि जो टेट्रासिलिन रेजिस्टेंस जीन क्लस्टर था आपका, ठीक है, वो म्यूटेटेड हो गया है, उसके अंदर क्या हो गई, म्यूटेशन आ गई है। क्योंकि पूरा सेगमेंट जब ट्रांसक्राइब्ड होता था ना, तब जो टेट्रासिलिन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है वो बनती थी, लेकिन आप पूरे सेगमेंट को अगर बीच से तोड़ दोगे, तो क्या हुआ कि जो जीन क्लस्टर था इट बिकम इनएक्टिव।
तो अगर ये इनएक्टिव है तो सिंपल सी बात है कि अब इस बैक्टीरिया को अगर आप टेट्रासिलिन में ग्रो करोगे या डालोगे, इसके टेट्रासिलिन के अंदर इस बैक्टीरिया को डालोगे, तो ये जो टेट्रासिलिन है, ये टेट्रासिलिन जो एंटीबायोटिक है वो इस बैक्टीरिया को मार देगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस जीन्स थे दे बिकम इनएक्टिव, ये अब इनएक्टिव हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन एट द रेस्ट्रिक्शन साइट। क्योंकि यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन साइट है इन्होंने जो बना रखी है वो है हमारी जो टेट्रासिलिन रेजिस्टेंस जीन क्लस्टर है उसके बीच में। तो इस वजह से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना हमारा, इसके अंदर क्या है, हमारा डिजायर्ड जीन है, यहाँ पर डिजायर्ड जीन है। ये एम्पिसिलिन तो रेजिस्टेंस है क्योंकि हमने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, यहाँ पर ये एज इट इज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने। लेकिन हमने क्या किया है, हमने जो टेट्रासिलिन रेजिस्टेंस जीन क्लस्टर था इसको तोड़ दिया है। तो जब ये टूट जाएगा तो सिंपल सी बात है, अब ये टेट्रासिलिन के अगेंस्ट इस प्लाज्मिड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये हो जाएगा टेट्रासिलिन सेंसिटिव, इसको TETS लिखा हुआ है। ठीक है भाई, यहाँ तक फिर से कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, फिर से कोई डाउट होता है मैं इसको फिर से रिपीट कर सकता हूँ। क्लियर है सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो यहाँ पर भी ये फोटो से भी आपको जो सेम चीज़ है मैंने पिछली स्लाइड में बताई वो यहाँ पर बता रखी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया 1 मान लो, ये बैक्टीरिया 2 मान लो और ये बैक्टीरिया 3rd मान लो। 1 में क्या है, प्लाज्मिड नहीं है। तो इन प्लाज्मिड नहीं है तो obvious सी बात है ये सेंसिटिव है दोनों के लिए, एम्फिसिलिन के लिए भी और टेट्रासिलिन के लिए भी। क्योंकि जो प्लाज्मिड है उसी के पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होते हैं और उसी के पास टेट्रासिलिन रेजिस्टेंट जीन होते हैं। लेकिन इस बैक्टीरिया के पास क्या है, प्लाज्मिड नहीं है, तो अगेन ये क्या है, दोनों के लिए सेंसिटिव हो जाएगा। दूसरा जो प्लाज्मिड है, इसका जो इसमें प्लाज्मिड तो है लेकिन इसमें कोई हमने चेंज नहीं कर रखा है। तो अगेन इसमें क्या है, जो पहले वाला नॉर्मल नेचुरली, इसके पास क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है और टेट्रासिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है। तो ये जो नंबर 2 बैक्टीरिया है ये एम्पिसिलिन में भी सर्वाइव करेगा और टेट्रासिलिन में भी सर्वाइव करेगा। ठीक है। नंबर 3rd जो हमने लिया इसमें, इसके पास क्या है, केवल एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है लेकिन टेट्रासिलिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ पर नहीं है। तो ये जो 3rd वाला बैक्टीरिया है, अब वो बेसी बात है टेट्रासिलिन नहीं है, तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, अब इसके अंदर इस साइड पर हमने जो हमारा डिजायर्ड जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको ऐड कर रखा है। ठीक है। तो अगर मान लो आपने ये देखना हो, मतलब इसको स्क्रीन करना हो, तो आप क्या कैसे यूज करोगे, तो अगेन इनको अगर हम मान लो अगार मीडियम में एम्पिसिलिन में डालते हैं, सबसे पहले इन तीनों को लिया इस पेट्री प्लेट में और अगार सॉल्यूशन डाला और अगार सॉल्यूशन में हमने एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक उसको डाल दिया। तो भी सी बात है, जो नंबर 1 है इसकी डेथ हो जाएगी क्योंकि इसके पास है नहीं। ठीक है। और नंबर 2 और नंबर 3rd हैं वो सर्वाइव करते रहेंगे। ठीक है। क्योंकि इन दोनों के पास क्या है भाई, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसके बाद हमने क्या किया कि तो नंबर 1 तो जो थे नॉन प्लाज्मिड वाले उनकी डेथ हो गई, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम स्क्रीन कर रहे हैं भी कौन सा क्या रिकॉम्बिनेंट है। समझ रहे हो ना? यानी कि हमने अब वो बैक्टीरिया सेलेक्ट करने हैं जिनके अंदर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो है, तो हमने इसको सेलेक्ट करना है। अब हम जो बचे हुए नंबर 2, ये मैं नंबरिंग फिर चलिए, नंबर 2, नंबर 1, 2 एंड 3, तो नंबर 2 एंड 3 इसके पास बचे। ठीक है कि फिर से हमने यहाँ पर टेट्रासिलिन है वो ऐड कर दिया। तो टेट्रासिलिन अगर ऐड करेंगे ना तो होगा क्या, देखो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, केवल नंबर 2 सर्वाइव कर रहा है और नंबर 3 सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि इनके पास क्या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, क्योंकि हमने इसमें पहले एम्पिसिलिन ही डाला था। ठीक है, नंबर 1 पे एम्पिसिलिन डाला था, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन दोनों के पास है, दोनों सर्वाइव कर रहे हैं। अब नंबर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने इन दोनों में से भी क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है। और फिर हमने क्या ऐड कर दिया यहाँ पर, टेट्रासिलिन जो एंटीबायोटिक्स है उसको ऐड कर दिया यहाँ पर। तो जैसे ही टेट्रासिलिन को हम इसमें ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो टेट्रासिलिन सेंसिटिव हैं उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो टेट्रासिलिन सेंसिटिव कौन से हैं, ये वाले हैं, यानी कि जिसके अंदर हमारा डीएनए है। तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, यानी कि नंबर 2 केस जिसमें दोनों क्या है, रेजिस्टेंस हैं, दे कैन सर्वाइव एंड ग्रो इन टेट्रासिलिन मीडियम, तो ये जो नंबर 2 है ये तो सर्वाइव करते रहेंगे। लेकिन जो नंबर 3rd है, दे विल नॉट ग्रो। तो यहाँ पर जो व्हाइट कॉलोनी बता रखी है, यानी कि दे आर नॉट ग्रो का मतलब यहाँ पर ये है कि दे आर नॉट डिवाइडिंग। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस नंबर 2 प्लेट से हम क्या करेंगे, इन कुछ जो कॉलोनीज हैं, बैक्टीरियल सेल्स हैं, उनको अगेन पिक करेंगे एंड ग्रो करेंगे इस मीडियम के अंदर।
मीडियम मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हो और टेट्रासिलिन सेंसिटिव। तो अगेन जो इस मीडियम में यानी कि विदाउट टेट्रासिलिन सर्वाइव करेंगी, करती रहेंगी, वो क्या होंगी आपकी, दे बिकम क्लोन्ड पे। तो ये आर द नॉन नेचुरल और नॉन रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट वो होंगी जिनके अंदर हमने जो हमारा टेट्रासिलिन को इनएक्टिवेट कर दिया है। तो अगर टेट्रासिलिन अगर इनएक्टिवेट है तो ये जो कॉलोनी है वो टेट्रासिलिन वाले मीडियम में ग्रो नहीं करेंगी। तो जो रिकॉम्बिनेंट होंगी दे विल नॉट ग्रो इन द टेट्रासिलिन मीडियम। ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा भी ये कॉलोनी ग्रो नहीं करनी है। अब इनको फिर से हम निकाल के और फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे नेचुरल मीडियम के अंदर। अच्छा, एक क्वेश्चन है एक, इसी पे था ये। ठीक है, तो इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो वेक्टर है, टाइप है, वो है आपका PUC8 वेक्टर भाई। तो अगेन ये भी क्या है, एक प्लाज्मिड की ही टाइप है। P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, U स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, U स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी, C स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया। ठीक है, 8 इसका लैब नंबर हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो प्लाज्मिड था हमारा, इसकी जो साइज बता दी है लगभग 2750 बेस पेयर की टोटल लेंथ इसकी। यानी कि मान मान लो मैं यहाँ से कहूँ कि यहाँ पर नंबर 1 है, तो यहाँ पर वापस घूम के जब ये आएगा तो इसमें यहाँ पर कितने बेस पेयर होंगे, 2750 बेस पेयर होंगी। तो टोटल लेंथ इसकी 2750 है। दूसरा बता दिया कि इस वेक्टर के अंदर, इस प्लाज्मिड के अंदर क्या है, कि जो रेस्ट्रिक्शन साइट है दे आर प्रेजेंट इन द लेक जेड रीजन भाई। तो यहाँ पर क्या है, लेक जेड मतलब लैक्टोज जेड। तो जो लेक जेड होता है, ये बैक्टीरिया के अंदर क्या बनाता है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है। ठीक है, अ, तो हमने क्या किया, इसको मॉडिफाई किया और इस लेक जेड रीजन में हमने क्या इंसर्ट कर दिया, जो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं उनको ऐड कर दिया। तो ये अलग अलग रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, तो ये हमने इसमें इस रीजन में ऐड कर दिया है। ठीक है, और इसके पास क्या है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है। तो अब अगर मान लो आपने जो आपका जो डिजायर्ड जीन है भाई, वो कहाँ ऐड कर सकते हो आप, जहां पर रेस्ट्रिक्शन साइट होंगी वहां पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन साइट थी हमारी। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन साइट कहाँ पर है, लेग जेड रीजन में ही है। तो जब हम यहाँ पर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा उसको हम ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो उससे होगा क्या, उससे जो लेग जेड जीन है, इसकी जो फंक्शनिंग है ये अगेन स्टॉप हो जाएगी, या फिर ये आप कह लो ये इनएक्टिव हो जाएगा। और जब ये इनएक्टिव हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाएगा। क्लियर है, तो आप इस तरीके से इसको स्क्रीन भी कर सकते हो। तो अगेन ये हमारा सेम था, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसको हमने इंसर्ट कर दिया है। तो अब ये क्या हो जाएगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन तो है, लेकिन अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इट इट इज इनएक्टिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, भी स्क्रीन कर सकते हो। यानी कि जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएंगे वो भी सी बात है, वो क्या होंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे। और जो बीटा गैलेक्टोसाइड नहीं बनाएंगे ओबीसी बात है वो रिकॉम्बिनेंट होंगे। तो बीटा गैलेक्टोसाइड करता क्या है, लैक्टोज को ब्रेक करता है ये। ठीक है ना, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो भाई। तो ये यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है इसका सारा। ठीक है,